वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चलो हम लोग फिजिक्स की बौछार आगे बढ़ाएंगे और इसमें बात करते हैं न्यूटन्स लॉज पे। न्यूटन ने एक्चुअल में कितने लॉ दिए, किसी को पता है? देयर आर 3 लॉज, बट ही इज कंफ्यूज्ड। वो बेचारा कंफ्यूजन का शिकार है न्यूटन। कौन? और कुछ लोग बुरा मान जाए कि लो न्यूटन को बता रहे कंफ्यूज्ड। एक्चुअल में कंफ्यूजन क्या है मैं बता दूं आपको। न्यूटन ने कितने लॉ दिए ये आपको पता ही है, हमको भी पता है, सबको पता है। कितने दिए? नाम सुन लो अच्छा इनके। चलो, पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। दूसरा पता क्या है? लॉ ऑफ फोर्स। अच्छा, थर्ड क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये थर्ड लॉ तो पता है, ये तो उनको भी पता होता है जो फिजिक्स नहीं पढ़े होते हैं। अब पिक्चर्स कभी देखिए, मूवीज में सबसे ज्यादा इसी लॉ का जिक्र होता है। हम बहुत जगह मूवीज में देखे, अनपढ़ वहां टाइप के कैरेक्टर भी वहां बताते हैं एक्शन है एवरी एक्शन है रिएक्शन इक्वल अपोजिट, ये दुनिया भर की बातें। खैर चलिए, तो 3 लॉ है ना। अब मैं बता देता हूं न्यूटन कंफ्यूज को मैंने ऐसा क्यों कहा। न्यूटन की आत्मा को शांति प्राप्त हो, लेकिन मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्यों हुआ। एक्चुअल में दीज 3 लॉज आर नॉट डिफरेंट, these all a single law, that is second law। second law को एक true law बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन का असली कौन सा लॉ है? सेकंड। मैं आगे प्रूफ करूंगा। फर्स्ट लॉ इज द पार्ट ऑफ सेकंड, इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड। थर्ड इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ सेकंड। यानी सेकंड से फर्स्ट मिलता है और सेकंड से थर्ड मिलता है, अलग अलग ही नहीं। तो आप सोचते हो लो सर क्या बातें कर रहे हैं, न्यूटन फिर 3 लाख कायदे गए। दिक्कत क्या हुई, एक मैंने कहानी पढ़ी थी, आपको बता देता हूं, शायद तुमने भी सुनी हो या पढ़ी हो। एलिफेंट वाली। एक गांव में एक हाथी पहुंचा। एक घर में काफी अंधे लोग थे। अब अंधे लोगों से कहा गया भैया हाथी आया गांव में। उन्हें भी भाई जिज्ञासा हुई कि चलो देख ही लेते हैं हाथी को। अब देख तो बेचारे सकते नहीं, अंधे हैं, छू के ही तो देखेंगे। सब गए इकट्ठा। अब एक ने पैर छुआ तो पैर जिसके हाथ में आया उसको लगा अच्छा हाथी मेरे खंबे जैसा है, जो घर में खंबा बना है गोल गोल। ये पीछे देखो हाथी जैसा खंबा है कि नहीं, मतलब पैर जैसा। दूसरे के हाथ में कान आया, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है यार ये तो सूप जैसा है। जिसने पूंछ छुई वो क्या सोचेगा, ये तो यार झाड़ू जैसा है। जिसने सूंड पकड़ी उसने क्या सोचा, ये तो सांप है बड़ा सा मोटा सा है। किसी के हाथ में पेट ही आया, पेट और देखो यार इतना बड़ा मटका, पहली बार छुआ हमने, हाथी मटके जैसा होता है। अब ये अंधे आए घर में लेट गए, मस्त साथ साथ लेटे हैं। एक के मन में आया चलो जब हम कहीं ट्रिप करके आते हैं हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक ने कहा यार मजा आ गया, बिल्कुल ऐसा लगा झाड़ू हो जैसे, ये जो घर में अपने झाड़ू है बिल्कुल ऐसा हाथी था। अब जिसने नहीं पूछ छुई थी वो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्या? उसने कहा बदतमीजी की बात कर रहे हो, हम भी तो गए थे सांप जैसा था भैया। तीसरा कहता दोनों लोग ज्यादा बकवास ना करो, हमको टोपा समझ रहे होगा, हमने भी छुआ था, बिल्कुल बड़ा सा मटका भाई साहब जैसा शिव जी के ऊपर रखते हैं। चौथा बोला तुम लोग की बदतमीजी सुन सुन के हम पक गए भाई साहब, ये खंबा जो खड़ा ना ऐसा था हाथी, हम भी वहां पर थे। लेकिन उन्हीं अंधों के साथ एक काना व्यक्ति भी आया था, उसने पूरा हाथी देखा था। तो उसने कहा भाई साहब सब लोग मिलाओ अपना, तब स्ट्रक्चर जो तैयार होगा ना वो असली हाथी था। ये सब चीजें उसमें थी। तो बस न्यूटन ने उसको अलग अलग पार्ट में देख लिया, अलग अलग तरीके से देख लिया और उन्होंने समझा 3 लॉ है। बाद में ये प्रूव हुआ कि नहीं नहीं, ट्रू लॉ कौन सा है? सेकेंड है। चलो खैर अभी पहला नंबर डाल दो। फर्स्ट नाम है, क्या नाम है भाई फर्स्ट नंबर? लॉ ऑफ इनर्शिया। चलो फर्स्ट हेडिंग डाल दो। हम इसकी बात करने वाले हैं। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बात करते हैं। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, धीमा चल रहा तो धीमा चलेगा, तेज चल रहा तो तेज चलेगा, जैसा है वैसा रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दें। बोलो भाई, यानी यही बात न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट then remains in rest, in motion then remains in motion until we does not applied any external force on it. This is called Newton's law of inertia. तो लिख लीजिए जरा, when any object
when any object in motion then remains in motion, or in rest then remains in rest, until we not applied external force. Okay, this is called law of inertia. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. देखिए ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे कहें, जरा इसका मतलब सेंस समझना. मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा ना, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, धीमा है तो धीमा रहेगा, तेज है तो तेज रहेगा. मतलब उसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं जब तक कि फोर्स ना लगाया जाए. बोलो, तो ये हमारा जो कहता है, ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. अगर दूसरी लैंग्वेज में हम इसी बात को बोलते हैं, ऊपर वाली बात को, तो हमें ये कहना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल वी डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स. ये दूसरा स्टाइल हो गया न्यूटन की फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने का. लेकिन आपको ये स्टाइल डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि यही फेमस स्टाइल है. नाराज हो जाएगा चेक करने वाला, कहेगा ये जो कौन सी लैंग्वेज ले आए. लेकिन मतलब अगर सेंस देखो तो यही तो मतलब है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल वी डज नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स. कांस्टेंट मतलब जीरो भी तो हो सकता है रेस्ट वाले के लिए. तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है. हम अभी सेकंड लॉ आगे पढ़ाएंगे, उससे प्रूफ कर देंगे कि v becomes constant in the second law, it is also content. सेकंड लॉ में ये चीज कंटेंट है. अभी बात करता हूं सेकंड लॉ की. फर्स्ट लॉ तो हो गया, अब आर्टिकल डाल दो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ. और न्यूटन सेकंड लॉ का एक्चुअल दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ फोर्स. हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ फोर्स. चलो हम इसको डिफाइन करते हैं, लॉ ऑफ फोर्स को. तो चलो हम लोग सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं. प्लीज देखो, इसमें एक हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को उठा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम. डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. ये डेफिनेशन है. पहली बात सुन ले, तो हम अगर फोर्स लिखने वाले हैं तो हमें लिखना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम का हम लोग जनरली सिंबल क्या बनाते हैं? P. याद होगा तुम लोग को ये बात तो, कि P हमारा सिंबल होता है लीनियर मोमेंटम का. और P पता क्या होता है? P होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. जो लीनियर मोमेंटम है मैं आगे डिफाइन कर दूंगा अभी कि लीनियर मोमेंटम है क्या. यही डेफिनेशन सुन लो, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. देखो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो, यहीं पर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, हाँ, लीनियर मोमेंटम. ये डेफिनेशन हो गई लीनियर मोमेंटम. अच्छा चलो, डेफिनेशन बताई थी मैंने, तो यूनिट और दे लेते हैं, डायमेंशन भी देख ही लेते हैं इसकी. यूनिट क्या होगी लीनियर मोमेंटम की? यहां से देख के बताओ, अच्छा गेस करके तुम लोग. मास की क्या होती है? केजी. और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड. क्या डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना सकते हम लोग? क्या बनाने वाले डायमेंशनल फार्मूला? अच्छा बताओ, ml/t-2. एक और जान लो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी. चलो इतनी बात हो गई, इसको ऐसे साइड में लिख लेना अपना. तो लीनियर मोमेंटम से भी इंट्रोडक्शन हो गया आपका, जान पहचान हो गई. हम जाते हैं दोस्त के शादी में, दोस्त के दोस्त से भी हमारी दोस्ती हो जाती है. तो आए थे हम लोग सेकंड लॉ सीखने, हमने लीनियर मोमेंटम भी सीख लिया. अब वापस आते हैं, तो F = dp/dt. अच्छा सुनो, P हमने अभी क्या सिखाया आपको, बताओ मुझे. m/v सिखाया कि नहीं सिखाया? मास कांस्टेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है. किसी ऑब्जेक्ट का मास का टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म होता जाएगा क्या? वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा. इसको बाहर निकालो डिफरेंशिएशन से, तो क्या बना? dv/dt. अब आपको स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ा चुके हैं, उसमें याद करो ये कोई टॉपिक था. dv/dt क्या था, याद है किसी को?
नो, हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको हमने इस नाम से पढ़ाया था। तो हम कहेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर आ गए आप। यूनिट हम सीख ही चुके हैं फोर्स की, डायमेंशन हम जान ही चुके हैं, इसलिए यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, पीछे हम सीख चुके हैं ना यूनिट डायमेंशन। बात आती फोर्स है कैसी क्वांटिटी, बता सकते हो फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, किसी के मन में शक तो नहीं है कि फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? पक्का? पहाड़ वाला। तो हम बात कर रहे थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि फोर्स वेक्टर है। लेकिन हो सकता है कोई कहे दे भैया प्रूफ कर दो कि वेक्टर है, तो चलो हम प्रूफ करते हैं उसको कि कैसे वेक्टर है। आप उसको ले जाओ एनआरआई सिटी वाली बिल्डिंग के ऊपर, 100 मीटर मान लो इसकी हाइट है, यहां ले जाओ, अब आप पीछे खड़े हो, उससे कहो भाई साहब देखना जरा, फोर्स हम आपके ऊपर लगाएंगे, अगर रिजल्ट डायरेक्शन पर डिपेंड करे तो मतलब वेक्टर है, और डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे तो स्केलर है। अब उससे कोई एक फोर्स हम आपको इस तरफ लगा सकते हैं और एक बार इस तरफ लगा सकते हैं, क्या रिजल्ट पे असर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? वो हाथ पैर जोड़ लेगा, कहेगा भाई साहब जिंदगी में कभी नहीं पूछेंगे कि वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने फोर्स इधर लगा दिया तो उसका खेल खत्म, और अगर इधर लगा दिया उस पर फोर्स तो बच जाएगा कि नहीं? यानी फोर्स की डायरेक्शन, अमाउंट नहीं बदला हमने, अमाउंट उतना ही रखा है, डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट पे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इससे प्रूफ हो गया कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। जो ना माने उसको ऐसे ले जाओ। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड।